सुनिए, बिना समय गवाए हुए हम लोग अपना चैप्टर आज शुरू करेंगे, 12th का पहला चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है आपका क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आ जाओ। अब देखो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या? स्थिर वैद्युतिकी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। अब देखो, ध्यान देना इसमें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। एक है इसमें क्या? इलेक्ट्रो, और दूसरा है क्या? स्टैटिक्स। देखो बेटा, इलेक्ट्रो का सेंस है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रो का सेंस किससे है? इलेक्ट्रॉन से। जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? आवेश का। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिर। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिर। मतलब तुम इस नाम से ही तुम जान सकते हो कि आवेश के स्थिर रहने पर जो जो घटनाएं घटेगी। क्या आवेश स्थिर रहेगा? आवेश चलेगा फिरेगा नहीं। क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। उस स्थिति में क्या क्या होगा, क्या कहानियां घटेगी, ये सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका 12th का चैप्टर 1 हम लोग लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर पढ़ते हैं। 2 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो इसमें एक पहला चैप्टर होगा आपका क्या? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक ना। और एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर है क्या? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक ना, धारिता वाला चैप्टर। तो वो 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में। तो कहीं ना कहीं तुम देखो कि यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है? आवेश की स्थिति का। तो अगर आवेश स्थिर रहेगा तो इसको पढ़ेंगे कहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और अगर आवेश मूव करेगा, आवेश चलेगा फिरेगा, तो ये आपको उस 2 चैप्टर के बाद का अगला 3-4 चैप्टर पढ़ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा पढ़ना है, जिसमें क्या करेगा? आवेश चलेगा। ठीक है। अभी क्या रहेगा? आवेश स्थिर रहेगा। सर ये आवेश आवेश जो है सो बहुत बार हो गया, ये आवेश है क्या? तो आप लोग बचपन में देखे होइएगा क्या कि ये अगर पेन है, इसको बाल से थोड़ा देर रगड़ देते थे तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता था? अट्रैक्ट करने लगता था। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि बाल में रगड़ने से ये अट्रैक्ट करने लग गया? ठीक ना, इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। तो देखिए, सबसे पहले इस बात का जो अनुभव किया था, वो किया था किसने? वो किया था थेल्स ने। किसने? थेल्स ने। कब? करीब करीब 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व जो है, तो थेल्स ने सबसे पहले यह अनुभव किया क्या? कि रगड़ने के बाद इसमें एक गुण आ जाती है, जिस गुण के कारण जो है तो वो क्या करने लगता है? किसी भी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। समझ में आया बात? किसने किया? थेल्स ने। इसके बाद करीब करीब 2000 साल तक, इसके बाद करीब करीब 2000 साल तक जो है तो इस विषय पर किसी आदमी ने चर्चा किया ही नहीं। इसके बाद करीब करीब 2000 साल तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं किया। और करीब करीब 2000 साल के बाद 1642 ईस्वी में जो है तो एलिजाबेथ का नाम सुनी हुई हो? रानी एलिजाबेथ का। रानी एलिजाबेथ के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था क्या? डॉक्टर थॉमस ब्राउन। क्या नाम था? थॉमस ब्राउन। 2000 साल के बाद इसने क्या किया कि जो ये गुण थी वस्तु की, किसी भी चीज को आकर्षित करने की और प्रतिकर्षित करने की, उस गुण का इसने नाम दिया था क्या? आवेश। सबसे पहले 1642 में किसने? थॉमस ब्राउन ने। ठीक है। उसके बाद समय बढ़ा और करीब करीब जो है सो यहाँ पर आया 1700 ईस्वी का समय। और 1700 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिसका नाम था क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब क्या किए थे? आवेश को 2 भाग में नामकरण किए थे, जिसमें आप एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, और एक को क्या बोलते हैं आप? नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। बात समझ में आया? ये थी पूरी की पूरी आवेश की हिस्ट्री। ये थी क्या? पूरी पूरी आवेश की हिस्ट्री। जिस हिस्ट्री पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए। तो देखो बेटा, साइंस में किसी भी घटना किसी एक आदमी पर आधारित नहीं होता है। अगर आप आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एक चीज सीख रहे हैं,
तो उसके पीछे हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान होता है। कोई एक आदमी अकेले कोई थ्योरी नहीं दे सकता है, ठीक ना। तो बहुत सारे लोगों का यूज होता है। तो ये सबसे पहले किसने किया था? थेल्स ने किया था। कब? 1600 ईस्वी पूर्व भी ये अनुभव किया था क्या, कि किसी भी कांच के रॉड को जब हम लोग बाल से रगड़ते हैं या बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं या कॉटन से रगड़ देते हैं, तो इस क्या होता है? आवेशित हो जाता है और छोटे छोटे कणों को क्या करता है? अपने तरफ ये आकर्षित करने लगता है। उसके बाद 2000 साल तक इस विषय पर किसी ने चर्चा ही नहीं किया। लास्ट में एलिजाबेथ के डॉक्टर, रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर करीब करीब 1642 ईस्वी में, ये डाटा अलग अलग जगहों पर थोड़ी सी अलग अलग मिलती है क्योंकि बहुत पुरानी डाटा है स्टोरिंग प्रॉब्लम के कारण, तो इसके आसपास आप मान के चलेंगे, ठीक ना। तो 1642 ईस्वी में क्या नाम था इसका? डॉक्टर थॉमस ब्राउन। डॉक्टर थॉमस ब्राउन क्या किया? इसको एक नाम दे दिया इस गुण को, जिस गुण का नाम क्या था? आवेश। समझ में आया बात? फिर धीरे धीरे समय बढ़ा, करीब 50 साल के बाद 1700 ईस्वी में कौन आए? डॉक्टर नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या किए? इस आवेश को दो पार्ट में बांटे, धन आवेश और ऋण आवेश। अब भाई साहब अपने पास सवाल ये आता है कि आवेश 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 का हिस्ट्री तो जान लिया सर, ये आवेश होता क्या चीज है। तो तुम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़े हुए हो, उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल से पढ़े हुए हो। क्या कहता है भाई एटॉमिक मॉडल? तो एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन तरह के कणों से बना हुआ होता है, जिसमें उसके नाभिक में जो है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में, इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। अच्छा, तुम ये भी बात जानते होगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस चारों तरफ में घूम रहा है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम भी को ये भी पढ़ाया हुआ होगा कि सामान्यतः इसमें 8 बनाना है। कितने बने? ऐसे ही ना पढ़ते हो तुम लोग? 2, 8, 18, 28 ऐसे चलता है ना, 32, जो भी। चलो छोड़ो, मान लो इलेक्ट्रॉन है, जो भी हो, उतना हम केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये भी पढ़े होइएगा क्या कि सामान्यतः किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सामान्यतः किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो प्रोटॉन के संख्या के बराबर होती है, बराबर प्रोटॉन की संख्या, है ना। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। अच्छा, तुम ये भी जानते होगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋण आवेशित। कैसा कण है? ऋण आवेशित कण है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन, ठीक ना, तो प्रोटॉन कैसा है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, धन आवेशित है ना। इसको क्या बोलते हैं? धन आवेशित। प्रोटॉन कैसा है? धन आवेशित है। और आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन के बारे में क्या कहता है कि ये कैसा होता है? आवेशहीन होता है, चार्जलेस होता है। ये कैसा होता है? आवेशहीन। अब एक बात बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है और प्रोटॉन पे धन आवेश है, तो तुमसे कोई आदमी पूछे कि इस नाभिक के बारे में बताओ, ये नाभिक धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है? धन आवेशित है। अगर कोई तुमसे इस कक्षा के बारे में खाली पूछे कि ये ऋण आवेशित है कि धन आवेशित है? ऋण आवेशित है। अब भाई साहब आप लोग केमिस्ट्री में ये चीज पढ़े होइएगा कि किसी भी एटम में सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना किसी में नेगेटिव चार्ज रहेगा, जितना किसी में नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मतलब जितना धन आवेश उतना ही क्या? ऋण आवेश। अब तुम एक बात बताओ कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश को मिला देंगे तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। तो भाई साहब जितने नेगेटिव चार्ज है उतने पॉजिटिव भी चार्ज है। तो प्रत्येक ऋण आवेश जो है इसमें क्या करेगा कि जो प्रत्येक ऋण आवेश है आपका, वो प्रत्येक ऋण आवेश क्या करेगा? एक धन आवेश को, प्रत्येक ऋण आवेश एक धन आवेश को क्या करेगा? एक धन आवेश को उदासीन कर देगा, है ना। एक धन आवेश को क्या करेगा? उदासीन करेगा। और उदासीन जब करेगा, उदासीन जब करेगा तो आप देखिए कि क्या बचेगा? इस पे कोई चार्ज बचेगा क्या? क्यों कि मान लो
कि सोडियम है 11, Na11। तो Na के पास अगर कोई पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसका मतलब इसके पास जो है सो 11 पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, 11 पॉजिटिव। और अगर तुमसे कोई पूछे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, ये भी, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 11 क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। अब तुम एक बात बताओ कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो हर पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। इस तरह से 11 पॉजिटिव चार्ज 11 नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कोई चार्ज बचेगा क्या, तो कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो अभी तक मैंने सोडियम के साथ कुछ किया नहीं था, ये सोडियम अपने प्राकृतिक स्थिति में ही है। अभी तक मैंने सोडियम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो प्राकृतिक स्थिति में कोई भी पदार्थ आवेशहीन होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों कि सामान्य स्थिति में हर एक पदार्थ के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। इसका मतलब जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही, हर नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, पदार्थ पर कोई आवेश नहीं बचेगा। तो यहां से ये हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले कि उदासीन कर देता है। अतः क्या हुआ, अतः हुआ क्या कि सामान्य स्थिति में, अतः सामान्य स्थिति में जो है तो सामान्य स्थिति में प्रत्येक पदार्थ कैसा होता है, प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो प्रत्येक पदार्थ आवेशहीन होता है। क्या होता है, आवेशहीन। बेटा कारण क्या है इसका आवेशहीन होने का, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन भी है। प्रत्येक पदार्थ आवेशहीन होते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब ये बताओ कि ये सोडियम पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है। इस सोडियम पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसके पास नो चार्ज। क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। हर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया। इस पे कोई चार्ज बचेगा क्या। मान ले एक पार्टी ऐसा जिसमें केवल कपल्स अलाउड है, मतलब शादीशुदा लोग अलाउड है। जितने पुरुष जाएंगे पार्टी में उतनी ही महिलाएं भी जाएगी। सर हम कोने से घुस जाएंगे, है ना, नहीं, जितनी पुरुष जाएंगे उतने ही महिलाएं भी जाएंगी। अब तुम ये बता कि पार्टी में हम दूसरे के बीवी को देख पाएंगे क्या, अगर अपनी बीवी साथ में रहे तो, है ना, देख पाएंगे। तो भाई हम पॉजिटिव नेगेटिव मिलके अब न्यूट्रल हैं। हाँ अकेले गए तो क्या भाई, है ना। तो क्या है भाई कि हर आदमी क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि अपनी वाली साथ में है। अगर साथ में नहीं रहे तो सोचा जाएगा, है ना। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने भी प्रोटॉन है इस घर में, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब हर पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या कर रहा है, न्यूट्रल करके रखा हुआ है। तुम इधर उधर जा नहीं सकते हो। तो फाइनली इस सोडियम पे कोई चार्ज नहीं बचा। अब चार्ज नहीं बचा तो ये सोडियम जो है सो सामान्य स्थिति में क्या हुआ, आवेशहीन। अब 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखिए, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछेगा कि सामान्य स्थिति में कोई भी पदार्थ विद्युतः उदासीन क्यों होता है। क्या पूछेगा कि कोई भी पदार्थ विद्युतः उदासीन क्यों होता है। तो आप जवाब क्या देंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन के पास, प्रत्येक ऋण आवेश एक धन आवेश को क्या करेगा, अतः क्या होगा, सामान्य स्थिति में प्रत्येक पदार्थ विद्युतः। 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर, 2 नंबर में पूछ देगा, इतना लिख दोगे मिल जाएगा नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि इस सोडियम के साथ अब क्या करते हैं, छेड़छाड़। अब तुम इसमें एक चीज और पढ़े हुए होगे क्या, एक चीज और पढ़े हुए होगे क्या, ऑक्टेट रूल। एक चीज और क्या पढ़े हुए होगे, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का नियम। अच्छा ये पेज 3 में लिखेंगे तो 3 में आएगा कि आगे पीछे हो जाएगा, 3 में ही आ जाएगा। चलो 1-2 बार टच हो जाता है तो ज्यादा ही हो जाता है। अब सुनिए, अब आप लोग एक क्या पढ़े होइएगा, ऑक्टेट रूल, ठीक ना। ऑक्टेट रूल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टक नियम, पढ़े हुए कि नहीं। अब देखिए ये अष्टक नियम क्या कहता है, अष्टक नियम कहता है क्या कि किसी भी एलिमेंट के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो वो कैसा रहेगा, सामान्य रहेगा, सामान्य रहेगा, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। अब अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम स्टेबल रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। तो किसी भी पदार्थ को स्टेबिलिटी पाने के लिए उसके बाह्यतम कक्षा में कितना एलिमेंट चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यही बात क्या कहता है, अष्टक नियम, कि बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक ना। बाह्यतम कक्षा
में कितने 8 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कैसा, स्टेबल रहने के लिए, ठीक ना, स्टेबल रहने के लिए। अब देखो ये पूरा दुनिया ही चाहती है क्या कि हम स्टेबल रहें, पूरा दुनिया क्या चाहती है हम, और फिजिक्स में भी हम लोगों को क्या पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, बताया हुआ है ना, फिजिक्स में क्या पढ़ना है। अब पूरा दुनिया चाहती है स्टेबल रहे, तो मान लो कि मैं, और इसमें प्रिंस किसका नाम है, आशीष के भाई तुम हो, कल से आगे बैठोगे, ठीक है। चलिए सुनिए, तो अब मान लीजिए कि मैं और प्रिंस एक अच्छे दोस्त, खूब अच्छे दोस्त, एक कहानी सुनिए कि मैं और प्रिंस खूब अच्छे दोस्त, लेकिन है क्या ना कि थोड़ा सा साथ में बहुत दिन से नहीं मिले। अब हुआ क्या, अभी शिवरात्रि का मेला आने वाला है, जाएंगे मेला घूमने, हम अकेले गए हैं, वो भी अकेले गया है, ठीक है। अब हम दोनों अकेले अकेले गए हैं, तो हम लोगों को स्टेबल रहने के लिए कितना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मान लो कि उस मेला में कोई एक ऐसा चीज है जो 8 रुपए का है, 8 रुपए का है, लेकिन ना तो 8 रुपया मेरे पास है ना उसके पास है। मैं देख रहा हूं तो मेरे पास 1 ही रुपया है, और वो अपना पूरा पॉकेट टटोल दिया तो उसके पास 7 रुपए, ठीक है। मेरे पास 1 रुपया और उसके पास कितना, 7 रुपया। अब हम लोग मेला गए, गए दुकान पे कि भाई ये कितने का, कहा 8 रुपए का, पॉकेट टटोले चुपचाप चल दिए। लेकिन ये बताइए कि मन से इच्छा इसको प्राप्त करने की जाएगी क्या, नहीं जाएगी। संजोग से देखो मित्र हैं तो विचार मिले होंगे जब भी मित्र हुए होंगे। तो ये भी उसी मेला में घूमते घूमते इसी चीज पर पहुंच गया, क्या, तो भाई ये हमको चाहिए कितना पैसा, तो 8 रुपया, मेरे पास 7 रुपया है, वो भी चल दिया। मेरे पास 1 ही रुपया था, हम इसीलिए चल दिए, इसके पास 7 ही रुपया था इसीलिए ये भी चल दिया। अब अचानक क्या हुआ, मेला में घूमते 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 एक दूसरे से मिल गए। अब मेला में जब घूमते घूमते मिल गए, तो आप ये बताइए कि हम दोनों एक दूसरे की समस्या बताएंगे कि नहीं बताएंगे, क्योंकि दोस्त हैं बताएंगे। अब दोस्त हैं तो बताएंगे, तो ये कहेगा देखो यार ये खरीदने गए थे 8 रुपए का था, मेरे पास 7 ही रुपया था। हम कहेंगे यार खरीदने तो हम भी गए थे, लेकिन मेरे पास 1 ही रुपया था। अब दोस्त हैं तो दोस्त के नाते क्या होगा कि हम दोनों अगर मिल जाएं, अगर हम दोनों मिल जाएं तो कोई एक आदमी खरीद लेंगे। अब आप जज करके बताइए कि हम इसको अपना 1 रुपया दे दे कि अपना 7 रुपया मुझे दे दे। हम अपना 1 रुपया इसको दे देंगे, ज्यादा आसान है। हम ये बात अपने आप से कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि मेरे पास कम पैसा है, हम इसको क्या करें, दे दिए। अब वो जो मेरे पास 1 रुपया है उसको मान ले वो मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही हम इसको 1 रुपया दिए, कर्जा में कौन गया, कर्जा में हम गए। इसीलिए हम अपने पास 1 रुपया रखते हैं कि कर्जा में नहीं जाए। सुनो, कर्जा में कौन चला गया, प्रिंस चला गया। हम पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए, क्योंकि हम दिए हैं। तो इसी तरह से क्या होता है बेटा कि जैसे ही स्थानांतरण हुआ पैसे का, पैसे का स्थानांतरण हुआ, तो हम 1 रुपया लेकर के परेशान थे, वो भी दे दिए, चलो। वो भी 7 रुपया लेकर के परेशान था, वो भी 1 रुपया लेके क्या हुआ, प्राप्त कर लिया, वो भी स्टेबल हो गया। अभी 1 रुपया जो मेरे पास था वो मेरे परेशानी का कारण था, क्या कि पॉकेट में 1 रुपया, मन कर रहा है हाथी घोड़ा सब खरीद ले, है ना। चलो भाई ये भी 1 रुपया इसको हम दे दिए, हम इससे परेशान है, अब हम भी स्टेबल, पैसा नहीं है तो मन नहीं करेगा, सीधा बात है ना। इसके पास भी 8 रुपया हो गया, मन किया था ये भी जाके दौड़ के खरीद लेगा, क्या दोस्त। तो कभी कभी तुम भी खेलने आना, है ना, कभी कभी तुम भी इस खिलौने से खेलने आना, ऐसा होगा कि नहीं। लेकिन हुआ क्या, इस पूरे कहानी में हुआ क्या, दोनों के पास स्थिति सामान्य नहीं थी, क्योंकि किसी के पास भी 8 रुपया कंप्लीट नहीं था। अब हुआ क्या भाई कि हम दोनों मिले तो किसी एक आदमी की स्थिति सामान्य हुई नहीं, दोनों की स्थिति सामान्य हो गई। क्यों कि मेरे पास 1 रुपया था, 1 रुपया लेके हम ऐसे ही बउआ रहे थे, हमको कुछ मिल नहीं रहा था बढ़िया चीज। वो भी 7 रुपया लेकर के बउआ रहा था, उसके पास भी जो है सो कोई बढ़िया चीज 8 रुपए के लायक मिल नहीं रहा था, और चीज पसंद है 8 रुपए का। दोनों मिले तो क्या हुआ, मनी ट्रांसफर हुआ। मनी ट्रांसफर हुआ तो मेरा भी मन शांत हो गया, उसका भी मन शांत हो गया। लेकिन इस ट्रांसफर के प्रोसेस में हुआ क्या, वो कर्जे में चला गया और हम पॉजिटिव हो गए। बात समझ में आ रहा है। सेम कहानी होता है क्या दोस्त, सेम कहानी होता है क्या सोडियम और क्लोरीन के साथ। सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर। अगर तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितना लिखोगे, 2 8 1, आसान वाला लिखते हैं, है ना, 1s2 करके भी लिख सकते हैं, आता है हमको, ठीक ना। और देखो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये हूं मैं, क्यों कि मेरे पास कितना रुपया है, और ये है प्रिंस जिसके पास कितना रुपया है। जैसे ही सोडियम ने इसको एक क्लोरीन, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दिया,
जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, सोडियम ने क्लोरीन को दिया, तो कहानी क्या हो गया कि ये सोडियम से हो गया सोडियम प्लस, और ये क्लोरीन जैसे ही 1 रुपया लिया तो ये क्या हो गया, Cl-। बात समझ में आया? अब सोडियम पे आ गया धन आवेश और क्लोरीन पे क्या आ गया, हुआ क्या बीच में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। हुआ क्या बीच में, इलेक्ट्रॉन का। तो बेटा जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मैं इसको 1 रुपया दिया तो ये 1 रुपया कर्जा में गया और मैं उसी समय 1 रुपया पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आया? मैं अगर इसको 2 रुपया देता तो मैं 2 पॉजिटिव रहता, ये 2। तो देखो कि जब भी कोई पदार्थ अपने सामान्य स्थिति से अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है तो दोनों आवेश पे एक साथ क्या होता है, दोनों पदार्थों पे एक साथ आवेश का निर्माण हो जाता है, आवेश आ जाता है। अब आवेश आ जाएगा तो कैसा आवेश आएगा, किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव, तो जिसने दिया वो पॉजिटिव और जिसने लिया वो, क्योंकि लेने वाला हमेशा कर्जा में रहेगा, तो लेने वाला कर्जा में रहेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो सीधा सीधा हुआ क्या, पहले भी सोडियम था, अब पहले भी क्लोरीन था, अभी भी सोडियम ही है, अभी भी क्या है, क्लोरीन ही है। इसमें परिवर्तन क्या हो गया, तो एक विशेष गुण आ गया, इसमें एक विशेष गुण आ गया, जिस गुण को ये प्राप्त कैसे किया, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके, है ना। तो अगर कोई आदमी आपसे कहे कि आवेश को परिभाषित करो, तो तुम सीधे ही कहना कि ये पदार्थ का एक गुण है, जिस गुण को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके कोई भी पदार्थ प्राप्त करता है। क्या है आवेश, पदार्थ का एक गुण, जिस गुण को वो कैसे प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके, ठीक ना। तो आवेश के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा आवेश का परिभाषा बताओ क्या होगा, तो सीधे सीधे तुम लिखोगे क्या, आवेश के बारे में एक लाइन में, ज्यादा नहीं लिखना है, लोग पन्ना भर के लिखवा देंगे, एक लाइन में बस याद रखना है, आवेश चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के बारे में आप सीधे लिखिएगा, चार्ज के बारे में आप सीधे क्या लिखिएगा कि पदार्थ का वह गुण, ठीक ना, क्या लिखिएगा, पदार्थ का वह गुण जिसे जिसे कोई भी पदार्थ, जिसे कोई भी पदार्थ कैसे प्राप्त करता है, जिसे कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा प्राप्त करता है। कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, ठीक है ना, स्थानांतरण, ये नो नहीं, ये वाला नो नहीं, ये वाला, ठीक ना, स्थानांतरण द्वारा प्राप्त करता है। कोई भी नो होगा तुम सुधार लेना, ठीक है। कैसे पदार्थ कैसे प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। जैसे देखिए इधर था सोडियम, ठीक ना, इधर था क्या, क्लोरीन, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम Na से क्या बन गया, Na+, और क्लोरीन Cl से क्या बन गया, Cl-। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जैसे ही हुआ तो इस पदार्थ में भी एक गुण आ गया और उस पदार्थ में भी एक गुण आ गया। अब देखो बेटा कि अब दो तरह का आवेश दिख रहा है अलग अलग, इधर प्लस वाला दिख रहा है, इधर माइनस वाला। तो जो प्लस वाला आवेश है उसको क्या बोलते हैं, धन आवेश। उसको क्या बोलते हैं, धन आवेश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब देखना कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो दिया उसके पास पॉजिटिव आया। तो देखो स्थानांतरण में दो चीज होता है, कोई भी पदार्थ, अगर मेरे पास 1 रुपया था तो हम ऐसे चलते चलते पॉकेट से उसको नीचे नहीं फेंक सकते थे। समझ में आ रहा है बात? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का तभी होगा जब कोई साथ में लेने वाला भी रहेगा। हम फेंक नहीं सकते हैं, हम इसको अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, पलड़ा झाड़ नहीं सकते हैं। देंगे तभी जब कोई लेने वाला हमको मिलेगा और हमको लेने वाला उपयुक्त दिखेगा। अच्छा एक बात बताओ कि अगर इधर रहता सोडियम Na और इधर रहता क्लोरीन के जगह पर, मान लो क्लोरीन के बाद 18 19 किसका है, 18 नहीं 19 किसका है, 19 पोटेशियम के, ठीक ना। चलो सुनो, अब देखो कि इस 19 वाले को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक त्याग। इस सोडियम के नीचे ही तो पोटेशियम आता है ना। क्लोरीन से पहले वाला लो कोई, 16। सल्फर, सल्फर कितना, 16। चलो तो सल्फर पी लिखते हो ना,
एस लिखते हो। सल्फर कितना 16। अब बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसके पास ज्यादा कितना है, इसके साथ ही देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, कि भाई मेरे दे देने से भी तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए क्या करता है, ये सब ट्रांसफर तभी किया जाएगा जब कोई लेने वाला हो और वो उपयुक्त हो लेने के लिए। कि देने से, अगर मान लो कि तुमको देने से क्या हो कि तुम्हारा टेंशन और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक ना, तुम्हारा टेंशन और ज्यादा क्या हो, बढ़ जाए, तो हम तुमको देंगे नहीं। तो भाई साहब यहाँ पर बात क्या थी कि मैंने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया था सोडियम ने, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो कोई एक देने वाला है और कोई दूसरा लेने वाला भी है, तभी ट्रांसफर होगा। ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा कि मेरे पास ज्यादा है चलो फेंक देते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक ना, फेंकना नहीं है। तो सोडियम ने क्लोरीन को दिया, तो ये दाता कौन, Na, और ग्रहण करने वाला कौन, ठीक ना। अब देखिए कि जो धन आवेश कहता है, तो कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन दान करके जो आवेश प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो प्राप्त करेगा उसको, ठीक ना, तो सीधे लिखेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन के दान के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के दान के फलस्वरूप जो प्राप्त आवेश होता है उसे क्या बोलेंगे, फलस्वरूप प्राप्त आवेश को क्या कहेंगे, प्राप्त आवेश को धन आवेश कहेंगे। प्राप्त आवेश क्या होगा, धन आवेश कहलाएगा, धन आवेश कहलाएगा। अब देखो कि कहलाएगा तो ये समझ में आ गया किसने इलेक्ट्रॉन का दान किया, सोडियम ने, है ना। तो सोडियम पे कैसा आवेश आया, धन आवेश। और अच्छा देखो, इस दान को मैं हमेशा बोलूंगा एक वर्ड क्या, सीधे हमेशा याद रखना कि जो डोनर होगा, जो दाता होगा, वो दाता कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक ना। हमेशा जो दान करेगा वो क्या, पॉजिटिव। अच्छा इसी में अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि बेटा ऋण आवेश क्या होता है, ठीक ना, ये ऋण आवेश, ठीक ना। तो ऋण आवेश अगर कोई आपको बोले कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो आप नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या बोलेंगे, कि नेगेटिव चार्ज के बारे में आप बोलेंगे क्या, कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के फलस्वरूप जो आवेश प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के, ग्रहण का मतलब एक्सेप्ट, ठीक ना, एक्सेप्ट, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो आवेश प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप जो आवेश प्राप्त होगा, क्या हुआ, कहाँ पे, इसमें क्या गलती लिखा है कुछ, नहीं यार लिखे तो यही हैं, ठीक ना। इसका समय बदल गया कि इसका भाग्य बदल गया, लिखे तो हम वही थे, आवेश ही। अब ठीक है, जगह कम था इसलिए वो ऐसा लग रहा था। कि फलस्वरूप प्राप्त आवेश जो होता है, वो प्राप्त आवेश कैसा होता है बेटा, ऋण आवेश होता है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब देखो कि धन आवेश और ऋण आवेश, प्राप्त आवेश ऋण आवेश होता है। अब इस चैप्टर में हम आपको अभी तक क्या पढ़ाए हैं, तो इस चैप्टर में हम अभी तक आपको क्या पढ़ाए हैं, पहला कि देखिए आप जरा सा ध्यान से देखिए कि इसमें हम लोग शुरू किए थे इंट्रोडक्शन से, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी परीक्षा में नहीं पूछता है, बस क्लास है तो मतलब होता है। दूसरी बात में क्या बोला कि कोई भी पदार्थ विद्युतः उदासीन क्यों होता है सामान्य स्थिति में, तो उसमें आप सीधा सा दीजिएगा कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो प्रत्येक ऋणावेश एक धनावेश को क्या करेगा, उदासीन करेगा। और इस प्रकार से ये पता चला कि हर आवेश अगर उदासीन हो गया तो सामान्य स्थिति में प्रत्येक पदार्थ कैसा होगा, आवेशीन होगा। दूसरा बात देखो कि एक क्वेश्चन यहाँ बताए, अब हम तुमको बोले कि भाई आवेश क्या चीज है, तो आवेश क्या चीज है, तो आवेश में हम क्या बोले तुमको कि सबसे पहले बताओ कि अष्टक नियम में सामान्य रहने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 8 इलेक्ट्रॉन की। अगर 8 नहीं है तो हम स्टेबल रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी के फॉर्म में होता है किसी के पास भी, अगर तुम्हारे पास एनर्जी की कमी है तो भी ऐसे मसवाए रहोगे, अगर ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा ही एक्साइटेड रहोगे। समझ में आ रहा है ना बात। तो अगर हम मेरे पास कम है तो भी हमको जरूरत है, अगर अधिक एनर्जी है फिर भी हमको एनर्जी खर्च करने की जरूरत है। अब है क्या कि जरूरत तो है लेकिन हम कहीं भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम अपना इलेक्ट्रॉन के रूप में जो मेरे पास एनर्जी है वो हम तभी किसी को दे पाएंगे जब किसी को जरूरत
होगी, तो ढूंढेंगे देने वाला कौन है भाई, देने वाला ढूंढे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमको क्लोरीन मिल गया सोडियम को, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये भी शांत ये भी शांत, प्रैक्टिकली भी कहानी सुना करके आपको समझाए। अब दोनों स्टेबल हो गया, दोनों स्टेबल हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये बात। तो इसमें क्या हुआ, सोडियम में एक गुण आ गया, गुण आ गया जो कैसे आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद, है ना। क्लोरीन में भी एक गुण आया, कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद। अब ट्रांसफर में हमेशा दो बात होगी, ट्रांसफर में हमेशा दो बात क्या क्या होगी, एक देने वाला और एक लेने वाला। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो चीज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। इतना बात हम आपको बता दिए। ये था क्या, आवेश का इंट्रोडक्शन कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है। समझ में आया बात। चार चार हो तो वो कोवैलेंट शेयरिंग वाला बनता है ना, कंप्लीट दान कर दिए तब कर्जा हुआ, समझे ना। अब सुनिए, बात बता रहे हैं आपको, कहानी में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। अब हम उसको कह दिए कि ना भाई अब हमरा ये खिलौना की जरूरत ना है, समय पड़ेगा तो तोरा लौटाना है 1 रुपया, हमरा खिलौना से मतलब नहीं है। साझेदारी हुआ तब जब खिलौना से हम भी खेलेंगे तो पैसा नहीं मांगेंगे, समझ में आ रहा है ना बात। लेकिन अगर खिलौना हम तोरा दे दिए पूरा का पूरा तो बेटा कर्जा में तो तू है, समझ में आ रहा है बात। तो साझेदारी का बात नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड आप लोग पढ़े होइएगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और आयन क्या है, यही चार्ज है ना, आयन क्या है, यही चार्ज है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड तो चार्जलेस होता है, पता है ना आपको, समझ गए। अब उतना केमिस्ट्री हमको भी आता है, ठीक ना। चलो, क्या बोले, सुन, सामान्य स्थिति में कोई भी पदार्थ आवेशहीन क्यों होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इतना चीज समझ गए। अब देखो भाई सुनो, कि जो आवेश का एसआई मात्रक है तुम्हारा, पॉइंट यहां से देखिए, कि जो आपका आवेश का एसआई मात्रक है वो एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम, एसआई मात्रक कूलॉम, ठीक ना। इसको इंग्लिश में लिखते हैं कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। अब देखो कि ये कूलॉम अपने आप में एक बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक ना। कूलॉम अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा मात्रक है। तो इसीलिए इसके कुछ प्रचलित मात्रक जो हैं, जो कुछ प्रचलित मात्रक है, वो प्रचलित मात्रक क्या सब है, देखो है क्या। तो एक आएगा क्या तुम्हारा, माइक्रो कूलॉम, ठीक ना, माइक्रो कूलॉम, ठीक ना। इस माइक्रो कूलॉम को हम लोग सिंबल में लिखते हैं म्यू सी, ठीक ना, क्या लिखेंगे, म्यू सी। और एक माइक्रो कूलॉम बराबर जो होता है, एक माइक्रो कूलॉम बराबर जो होता है 1 म्यू सी, ये होता है कितना, 10⁻⁻6 कूलॉम, ठीक है, 10⁻⁻6 कूलॉम। और एक होता है क्या, मिली कूलॉम, एक होता है क्या, मिली कूलॉम। इस मिली कूलॉम को जो लिखते हैं छोटा वाला m कैपिटल वाला c। और 1 मिली कूलॉम जो होता है आपका वो कितना होता है, 10⁻⁻3 कूलॉम के बराबर में। इस चीज को याद रखना है, समझ में आया बात। अब देखो कि यहाँ पे ये प्रचलित मात्रक और एसआई मात्रक का हम लोग बात कर लिए, और भी मात्रक है जिसको सीजीएस मात्रक बोला जाता है या मैग्नेटिक मात्रक बोला जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कूलॉम बोलते हैं, ठीक ना, स्टेट कूलॉम बोलते हैं सीजीएस मात्रक को। तो 1 स्टेट कूलॉम कितने कूलॉम के बराबर में होता है पता है, हाँ? इसको बोलते हैं क्या, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 3 × 10⁻, नहीं पढ़े हो तुम लोग बिल्कुल भी, 3 कितना, हाँ 3 × 10⁻9 होता है, ठीक ना, शायद ही। चलो सुनो, ये इतना समझ में आया कि नहीं, 3 × 10⁻9 होता है या 3 × 10⁻10 होता है, सर्च करिए। हाँ हाँ, कितना, 10⁻8, सर्च करो भाई, सर्च करो। सुनिए, अब सुनिए, जो इसका सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक क्या है इसका, अरे बोलो, इसको बोलते हैं क्या, ESU। इसका फुल फॉर्म है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं,
स्टेट कूलम, ठीक ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम, ठीक है। अब देखो कि ये 1 कूलम इक्वल टू जो होता है 3 इंटू 10⁻, कितना, 8 क्यों बोल रहे हो ठीक ना, 3 इंटू 10⁹ ESU के बराबर में होता है, हमको याद रहता है, ठीक ना, हम बस ऐसे देखते हैं कि तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आते हो कि नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये हो गया क्या, CGS मात्रक। इसके बाद एक होता है क्या, मैग्नेटिक यूनिट भी, इसके बाद एक इसका मैग्नेटिक यूनिट भी होता है, जिस मैग्नेटिक यूनिट को बोला जाता है क्या, AB कूलम, क्या बोला जाता है, AB कूलम। और ये 1 AB कूलम जो होता है ये होता है 1/3 × 10⁻10 क्या, कूलम के बराबर में, ठीक है। याद रखना है, कहीं यूज में ये ना आएगा, कहीं यूज में ना ये आएगा, कहीं यूज, ठीक है। अब ये चीज देखो कि ये था आवेश का मात्रक। अब तुमसे कोई पूछे कि आवेश का बीमा क्या है, अब तुमसे कोई क्या पूछे कि आवेश का बीमा, देखिए इस चीज पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देंगे, बस ये चीज आप याद रखेंगे। कौन सा चीज, कौन सा चीज, पेज नंबर 5, ये कि 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम और 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम, बस इतना ही तुमको याद रखना है भाई साहब, ठीक है। इसके बाद स्टेट कूलम ESU कहीं उपयोग में नहीं आएगा, किसी परीक्षा में नहीं पूछेगा, ठीक है, ऐसे ही बता दिया जाता है टाइम पास के लिए कि दिन कटे थोड़ा देर। चलिए देखिए अब अगला नंबर देखिए आप, कि जो अगला है आपका, इसमें आपको जानना होगा क्या, कि हम लोग बात करेंगे किस चीज के लिए, डायमेंशन के लिए। तो डायमेंशन के लिए तुम सबसे पहले याद करो कि 10वीं क्लास में तुम कभी एक फॉर्मूला पढ़े हुए होगे, I = Q/T, पढ़े हो ना, जिसमें I क्या होता था बेटा, विद्युत धारा, ठीक ना, विद्युत धारा का ये परिभाषा ही था। Q क्या होता था, आवेश, और T क्या होता था, T क्या होता था, टाइम। अब तुम देखो कि इस तीनों चीज में आवेश जो है तुम्हारा वो फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, आवेश फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है, और ये दो है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ से हम Q बराबर हम IT लिख सकते हैं कि नहीं। अब तुमको क्या बोले हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसी को बोलते हैं दोस्त बीमा। तो तुमको बोले थे कि हम इसके लिए क्या लिखेंगे, करंट के लिए, और टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते थे, T। यही हो जाएगा क्या, आपके आवेश का बीमा। हमेशा याद रखिएगा कि आवेश फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, विद्युत धारा और समय। आवेश व्युत्पन्न राशि है जिसको दो आधारी राशि समय और विद्युत धारा के माध्यम से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब जो आवेशों का पहला क्लास याद करो, जब बीमा का पहला क्लास पढ़ाए थे क्या बोले थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी का आधारी राशि का जो घात होता है वही क्या होता है, उसका बीमा। और तुमको हम वहां पर बताए थे बेटा कि मास को M से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं, करंट को A से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं I भी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। टेम्परेचर के बारे में बोले थे, टेम्परेचर को हम लोग K या थीटा से डिनोट करते हैं, बोले थे ना। तो अब देखो कि ये अगर करंट है तो करंट के लिए A लिखे, A का पावर कितना, और टाइम के लिए क्या लिखे, T लिखे, तो T का पावर कितना, याद रहेगा बीमा। अब देखो किसी भी चीज का बीमा तुमको रटना नहीं है, एकदम बेसिक से याद रखना है। देखो 10वीं क्लास में ये पढ़े थे क्या कि प्रति इकाई समय में किसी भी कंडक्टर से जितना आवेश का प्रभाव होगा उसी के परिमाण को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, है ना। तो आवेश के प्रवाह को, अब मान लो कि ये है कोई सा क्रॉस सेक्शन और इससे इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बह रहा है। तो यहां से यहां तक आने में मान लो टाइम लगा T और आवेश बह गया कितना, Q। तो T समय में जो आवेश बह रहा है वो कितना आवेश बह रहा है, तो एक समय में कितना आवेश बहेगा, Q/T। और इसी इकाई समय में जितना आवेश का प्रभाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, I = Q/T। अब इस दोनों में जो है, इस दोनों में ना तो विद्युत धारा जो है सो व्युत्पन्न राशि है, ना तो समय व्युत्पन्न राशि है। तो भाई 7 गो आधारी राशि पढ़े थे जिसमें ये आवेश नहीं था। इसका मतलब जो आवेश है वो कैसा राशि है, व्युत्पन्न राशि है।
अब व्युत्पन्न राशि है तो व्युत्पन्न राशि है तो बीमा होगा, तो बीमा होगा तो इसको क्या किए, पहले आधारी राशि के पदों में लिखे, और आधारी राशि के पदों में लिखने के बाद जो इसका पावर हमको दिखा वही पावर जो होगा वो क्या होगा, उसका डायमेंशन। तो बस एक ही लाइन में ये तुम याद रखना क्या, कि जो तुम्हारा बेटा आवेश का डायमेंशन होगा वो कितना होगा, Q इक्वल टू ए टी। ठीक ना, Q इक्वल टू कितना लिखोगे, ए टी, यही याद रखना है। अब हर जगह पर हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये हम आपको फिर से बार बार हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इस डाटा को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा देख करके, जो स्टेट कूलम्ब वाला था। ठीक ना, ए बी कूलम्ब वाला और स्टेट कूलम्ब वाला। ठीक है, घर से वेरीफाई कर लीजिएगा, 10⁹ होता है। ठीक है, अब देखो ये डायमेंशन लिखना सीख गए। अब आवेशों के कुछ गुण होते हैं। अब इस गुण में से हर एक साल परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर का पूछा ही जाता है, तो इस गुण को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। आज आवेश का बेसिक जाने क्या होता है, कैसे आवेश क्रिएट होगा, आवेश का परिभाषा क्या होगा, धन आवेश कैसे बनता है, ऋण आवेश कैसे बनता है। ठीक ना, अब धन आवेश और ऋण आवेश बना तो आवेश के थोड़े से यूनिट वगैरह के बारे में आज बात कर लिए। यूनिट क्या याद रखना है, सीधे सीधे कूलम, छोटा यूनिट में क्या, माइक्रो कूलम और मिली कूलम। माइक्रो कूलम का मतलब म्यू सी, मिली कूलम का मतलब एम सी। माइक्रो का मतलब जब भी आए माइक्रो, हाँ बड़ी जोर से बोल रहा है, हमको भी आता है, दोनों आता है। ठीक ना, सुनो, लेकिन उसमें दोनों कैपिटल होता है। जानबूझ के हम बोले थे कि स्मॉल वाला है मैं कैपिटल वाला सी। ठीक ना, तुम लोग दोनों कैपिटल बना देते हो, तो फिर मेरे पास है एक, जानते हो क्या, वो फॉर्मूला बना के रखे हैं, m+2b, c का होल स्क्वायर। अब इसमें तीनों आ जाता है। ठीक ना ठीक है, अब इसमें तीनों आ जाता है तो इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक ना, कह तो रहे हैं कि जिस गली में आज तुम बेटा गोली गोली खेल रहे हैं ना, वहाँ कभी हम फुटबॉल के कोच थे, समझे, तो इसीलिए इस सब फेर में नहीं पढ़िए, इतना पढ़ के आइए। ठीक है, अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, आवेशों के गुण, आवेश का गुण क्या है, प्रकृति क्या है, क्या क्या है, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला क्लास जो है सो भी आपका पूरा थ्योरेटिकल क्लास रहेगा। अब कल का क्लास अगर बीत जाए तुम्हारा, तो कल का क्लास बीतने के बाद जो परसों से तुम्हारा क्लास होगा वो बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा, और फिर वहां से तुमको एक से एक क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे, तुमको एक से एक कॉन्सेप्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और फिर इस चैप्टर का तुम आनंद एकदम उठाने लग जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कोशिश ये करिएगा कि अगर 11th जो लोग पढ़े हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा 11th का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थोड़ा थोड़ा आप लोग, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, खाली आप किताब खोल के 11th का और थोड़ा सा पलट के देखते रहिएगा बीच बीच में। क्यों कि बेटा जिसका मैकेनिक्स नहीं ठीक उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कभी ठीक नहीं। वैसे हम प्रयास करेंगे कि हमेशा बार बार यूज आता रहेगा चीज़ों का, फोर्स लगा, डायरेक्शन लगा, है ना, और फोर्स और डायरेक्शन तुम लोग जानते हो ना कि सेम चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट। अब तुमसे पूछेंगे कि कितने फोर्स से, है ना, तो अब फोर्स लगेगा किसी भी चार्ज पे तो वो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने का चर्चा हम लोग कहाँ करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो अगर उधर से थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी रहेगा ना, बिल्कुल किताब खोल के खाली देख लोगे तो हम इधर काम चला लेंगे, लेकिन देखना जरूर। ठीक है, क्लास में जितना पढ़ा दे उतना जरूर पढ़ के आना। तुमको बता दे रहे हैं कि तुमसे ज्यादा बेहतर सवाल सॉल्व करने वाला कोई नहीं होगा। और आप लोग जान लीजिए कि इस साल आपका बोर्ड फिजिक्स सब्जेक्ट में खाली जो है सो थ्योरी के जगह जम के न्यूमेरिकल पूछा है। तो जम के न्यूमेरिकल पूछा है तो भाई साहब आपसे सवाल बनेंगे, और आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। आपका वेक्टर रिवाइज्ड रहना चाहिए। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि शनिवार को आपके वेक्टर का टेस्ट है। ठीक है, शनिवार को वेक्टर का टेस्ट है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का रिजल्ट मिला करके हम लोग कुछ प्लान भी कर रहे हैं। ठीक ना, तो प्लान कर रहे हैं। अच्छा, टेस्ट ओपन एंडेड, अगर आपके मित्र सखा कहीं और पढ़ते हो आकर के टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, मनीष सर बोल देंगे क्लास में। सैटरडे को आपके फिजिक्स में वेक्टर का टेस्ट है। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा, करीब 40 मिनट का समय मिलेगा। इसीलिए वेक्टर का रिवीजन करते रहिए, जिस वेक्टर का उपयोग आपको पूरे फिजिक्स में होगा। क्लियर है इतना? तो आज की क्लास को छोड़ते हैं यहीं पर। आवेशों के प्रकृति गुण को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, इतना आप लोग रिवाइज करके आइएगा, और नोट्स अब से अपडेटेड रखिए, पढ़ के आप लोग अपडेटेड रहिए। ठीक है, चलिए।